नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका अध्याय संख्या 3 हम शुरू कर चुके थे। और हमारे अध्याय का नाम है मुद्रा और साख, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की आधार हैं। मुद्रा और साख। बच्चों, अब तक हमने इस अध्याय के हमारे 6 भागों को पूरा कर लिया, जिसमें हमने ये देखा था कि मुद्रा होती क्या है, मुद्रा के स्वरूप से हम परिचित हुए, बैंकों को लेकर के उनकी कार्य प्रणाली को हमने देखा, कैसे बैंक कार्य करते हैं, कैसे बैंकों का जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बढ़ता जाता है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया था। भुगतान के कई सारे तरीकों को लेकर के हमने विस्तार से समझ बनाई, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो हमारा चेक द्वारा भुगतान हो, डिजिटल माध्यम से होने वाले पेमेंट्स को लेकर के भी हमने चर्चाएं कर ली थी। बच्चों, महत्वपूर्ण टॉपिक ऋण को लेकर के हमने कई सारे जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे उन्हें क्लियर किया, सारे डाउट्स को खत्म किया। जैसे ऋण की उपलब्धता कहां से होगी, ऋण जाल क्या होता है, ऋण क्यों लिया जाता है, साख के विभिन्न प्रबंधन को लेकर के हमने समझ बनाई, कई गांवों का हमने सर्वे किया, अनेक प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक जो स्रोत हैं उन पर हमने विस्तार से समझ बना ली थी। और इन स्रोतों को लेकर के क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर हमने हमारे पिछले भाग में चर्चा कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला भाग, जो है भाग संख्या 7। और इस भाग में हम देखेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कैसे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इनकी जो रूपरेखा है वो कैसे क्रिएट की जाती है, और ये कैसे और किन किन मामलों में गरीबों की सहायता करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक इमेज है जिसे हम देखते हैं और चर्चाएं करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक गद्दे बनाने वाला व्यक्ति है, जिसका छोटा सा रोजगार है, छोटा सा व्यापार है, गद्दे बनाता है, बेचता है और अपनी जीविका चलाता है। हम इसके पास में गए, इसके दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या बैंक मुझे भी लोन देगा? पहला प्रश्न इसने किया, क्या बैंक मुझे भी लोन देगा? तो आपको क्या लगता है, क्या बैंक इस व्यक्ति को लोन दे सकता है? चलो हम बैंक के पास चलते हैं। बैंक ने क्या कहा, भाई लोन तो मिल जाएगा, हम तो लोन देने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि बैंक का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो ऋण ही है, क्योंकि वो जमाकर्ताओं को कम ब्याज देता है और ऋण लेने वालों से, कर्जदारों से अधिक ब्याज वसूलता है, और जो अंतर है वही तो बैंक की इनकम है। तो बैंक कहता है भाई ऋण ही तो देना है, ले लो, बस हमें ये एक लिस्ट है ये कंप्लीट कर दो, ये कागजात चाहिए, ठीक है, आपका समर्थक ऋणाधार चाहिए, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बताइए, वेतन पर्ची लेकर आइए, जैसा मेघा के मामले में हमने देखा था, ये सब चीज़ें ले आइए और लोन ले जाइए। अब इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो कि गद्दे बना रहा है। बच्चों, क्या इसके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्या फिर हम इस व्यक्ति को कह दें नहीं भाई आपको ऋण नहीं मिलेगा? क्या कोई ऐसी संस्था होगी, क्या कोई ऐसा समूह होगा जो इस व्यक्ति की मदद कर सके? औपचारिक की हम बात कर रहे हैं, अनौपचारिक में तो साहूकार बैठे हुए, ले जा 60% पे, अभी ले जा ब्याज भाई, ले उठा, ऐसा है ना। तो हमने औपचारिक को टारगेट बनाया है, क्योंकि अनौपचारिक को तो हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में कितना काम कर रहा है, कितना बर्बादी का काम कर रहा है, कितना शोषण कर रहा है वो कर्जदारों का। तो यहाँ हम औपचारिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमारे सामने निकल करके आता है ऐसा समूह है जो निर्धनों की अपने आप सहायता करता है, यानी निर्धनों के लिए है स्वयं सहायता समूह है। तो देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी रूपरेखा हमें क्या मैसेज करती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है भाई। आंकड़े देखे 85% लोग ऐसे हैं जो आज भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, निर्धन परिवार वाले। तो ऐसा हो क्यों रहा है, प्रश्न आ गया दिमाग में, ऐसा क्यों है भाई? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, पहला कारण ये है, सब क्षेत्रों में बैंक नहीं है। चलो बैंक को हमने सब जगह स्टेबल भी कर दिया, तो क्या फिर लोन है या ऋण है जो निर्धन परिवार वालों को मिल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? डॉक्यूमेंटेशन इतना है भाई, समर्थक ऋण आधार इतना मांग लेते हैं, आप क्या लोन ले लोगे बैंक से? ऐसी चीजें ना, लाओ भाई पेमेंट स्लिप ले आओ, 6 महीने का स्टेटमेंट ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, ये फलाना वो डॉक्यूमेंट्स मोटी फाइल लेके आ जाओ, और ये सब भी नहीं तो एक गारंटर ले आओ सिक्योरिटी के लिए, समर्थक ऋण आधार दो। तो फिर क्यों व्यक्ति बैंकों से या औपचारिक स्रोतों से कर्ज लेना पसंद करेगा? जबकि अगर अनौपचारिक स्रोतों की बात करें, साहूकार के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, उसने कहीं अंगूठा लगवाया, कहीं सिग्नेचर करवाया, किया और जितना अमाउंट चाहिए ले आए, बस इतना आसान लगता है ना। तभी हम देखते हैं कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं विशेषकर, वहां पर बैंक भी मौजूद नहीं है, और जहां कहीं बैंक मौजूद भी हैं तो उनकी कार्य प्रणाली इतनी ज्यादा टफ पड़ती है, लोन को लेकर के इतना ज्यादा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो
फॉलो कर पाना ग्रामीणों के लिए मुश्किल होता है और इसकी तुलना में वो अनौपचारिक स्रोत से आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि निर्धन परिवार आज भी मुख्य रूप से हमारे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करता है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा था, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। पूरी फाइल लेके जानी है भाई, तभी आपको ऋण मिल पाएगा। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाता, क्योंकि अगर उनके पास में समर्थक ऋण आधार होता, उनके पास में बॉन्ड्स होते, पशु होते, अच्छी जमीनें होती, तो उन्हें ऋण की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली चीज तो ये थी, क्योंकि वो उससे इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते थे। दूसरी बात ये है कि ये अनुपलब्धता होती है, इसी कारण वो वहां बैंकों से ऋण ले नहीं पाते हैं। दूसरी ओर की बात करें तो अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अरे भाई तू फलाना है ना, ले, हाँ हाँ भाई मैं तुझे जानता हूँ, ठीक है। तो इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण देने को वो तैयार हो जाते हैं। अरे उन्होंने तो अंगूठा ले लिया जमीन के कागजात पे, हम ये देखें खाली कागज पे ले लिया, या वो आसानी से उसको जानते हैं गांव में तू भोलू है, तू रामू है, तू कृष्णू है, अरे भाई तू तो लोन लेके चला जा, ये ब्याज दर देते रहना। वो खोल के कुछ कहते भी नहीं और फिर शोषण करना शुरू कर देते हैं। बच्चों इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दूसरा कारण क्या हो सकता है। देखिए, कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्जा लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। बैंकों में ऐसा नहीं होता। आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया, पिछले लोन चल रहे हैं, पेंडिंग आ रहे हैं, ओवर ड्यू हो रहे हैं, कई किस्तें टाइम पे नहीं जा रही, तो आपको लोन नहीं मिलेगा नया वाला, ठीक है। आपकी जितनी लायबिलिटी बन रही है भाई, आपकी इनकम ऑफ सोर्स इतना है, टोटल इनकम इतनी है, उसका परसेंटेज देख करके बैंक आपको लोन एग्री करता है, ठीक है। साहूकार के मामले में ऐसा नहीं है, आपने पुराना नहीं चुकाया, आप फिर से चले गए, साहब चाहिए थोड़ा। साहूकार देखता है कि हाँ भाई अगर ये नहीं चुकाएगा तो इसकी जमीन तो मैं खा जाऊंगा पूरी, तो वो क्या करता है, वो आपको लोन फिर से दे देता है। इसके साथ साथ देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो महाजन की बात कर लो, साहूकार की कर लो, व्यापारी की कर लो, या फिर जो भूस्वामी नियोक्ता है उसकी हम बात करें तो उसके ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है भाई। जो लेन देन की ये लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को ये तंग करना शुरू कर देते हैं। तो भाई इससे बचाएगा कौन फिर इन निर्धनों को? 85% आंकड़ा यहाँ अटका हुआ है हमारा अनौपचारिक में, फिर इन लोगों को बचाने कौन आएगा? तो देखिए, इनको बचाने के लिए ही क्रिएट किया जाएगा कुछ और तरीके। हाल के वर्षों की हम बात करें तो लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह है वो महिलाओं से रिलेट होगा, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उनके द्वारा बचत की गई पूंजी को कैसे एकत्र करके एक ऋण का रूप दिया जाता है, उस चीज पर ये निर्भर करेगा। तो चलिए अब टाइम है हमारे टॉपिक स्वयं सहायता समूह के बारे में समझने का। तो देखो बच्चों, एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। भाई 5 रुपए कर लो, 2 रुपए कर लो, 10 रुपए कर लो, ये सब नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ हम देखेंगे 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए से या उससे अधिक की बचत हो सकती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति बचत कर रहा है 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए या उससे अधिक की बचत करता है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है, कौन कितनी बचत कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ये महिलाएं आपस में बचत कर रही है। इनका ग्रुप क्रिएट हो गया है, यहाँ पे हम इमेज में भी देख पा रहे हैं। बच्चों साथ ही साथ देखिए, सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। चलो भाई, मुझे आप जैसे हमने इकट्ठा किया, फर्स्ट मंथ में हमारे पास में जो इकट्ठा अमाउंट हुआ वो 10,000 हो गया। सारी महिलाओं ने मिलकर के 10,000 रुपए जमा कर लिए। अब ये 10,000 रुपए जिनको जरूरत है इस समूह में वो छोटे छोटे कर्जे के रूप में उपयोग कर लेंगे। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, इनकम बढ़ना शुरू हो गया ना, और ये अमाउंट है ये भी बढ़ेगा। ये 10 से कैसे 11 होगा, 12 होगा, ये सब यहाँ हम समझ पाएंगे। देखो, लेकिन ये साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। उतना ब्याज नहीं है भाई 60% मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैंकिंग ब्याज के अकॉर्डिंग ही होता है, बहुत कम ब्याज होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। यहाँ आप याद कर लो हमारी सहकारी समिति, जहाँ हम देखते हैं वो ऋण का एक अमाउंट को इकट्ठा करते हैं और उस अमाउंट को ऋणाधार बना करके वो बैंकों के पास जा करके कह देते हैं। वैसे ही ये समूह क्या है, 1 या 2 वर्ष के बाद में इनका जो रोटेशन है पेमेंट का वो बढ़ रहा है। ये सोर्स ऑफ इनकम के रूप में हमारे इस अमाउंट को दिखा देते हैं और बैंकों से ऋण लेने के लिए योग्य
बन जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि फलाना मतलब कोई किरण देवी चली गई, कोई सुशीला देवी चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे समूह के नाम पर ये ऋण दिया जाएगा और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। ये सब बातें हमें एज ए टॉपिक अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि निर्धन स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए, तो एज इट इज डिटेल्स हमें वहां मेंशन करनी है। देखिए उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन के लिए, हथकरघा के लिए, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारे जो लोन हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। बच्चों इसके साथ साथ देखिए बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। बिल्कुल भाई, ये जो हम कहें ऋण की गतिविधियां होंगी इनका सबका निर्णय कौन लेगा? इस जो समूह है इसके जो सदस्य हैं वो खुद स्वयं लेते हैं। बच्चों समूह दिए जाने वाले जो ऋण हैं उसका क्या करते हैं? देखिए समूह दिए जाने वाले ऋण और उसके ब्याज का जो लक्ष्य है, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि, इन सब के बारे में जो निर्णय लेने का काम है वो हमारे समूह के सदस्य ही करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा जो हमारा स्वयं सहायता समूह था उसकी कार्य प्रणाली को समझ लिया। अच्छा, इन्होंने बैंकों से ऋण ले लिया, तो अब बैंकों से ऋण को चुकाने के लिए अगर ये डिफॉल्टर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों आगे अगर हम बात करें, इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की ही होती है। यानी बैंकों से जो कर्ज लिया गया है उसको कौन लौटाएगा? समूह खुद लौटाएगा। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं करता या लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी इतनी ज़्यादा रॉयल्टी हम कहें उनका जो विश्वसनीयता है उसको देख करके ही बैंक तैयार हो जाता है इन निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास में कोई ऋणाधार नहीं होता। ये जो चक्र था 10,000 रुपये वाला चक्र था, ये हम देखते हैं इसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे बैंक उन्हें ऋण देता है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो इतने जिम्मेदार होते हैं कि ऋण को चुकाने के लिए वो कड़े से कड़े कानून नियम अपने बना लेते हैं कि भाई सदस्य आपको इतनी तारीख को तो ये देना ही पड़ेगा, नहीं ये आपके पेनल्टी लगेंगी, ऐसा कुछ क्रिएट करके वो इस ऋण को वापस लौटाने की कोशिश समय पर करते हैं। तभी बैंक इन निर्धन महिलाओं को ऋण देता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक निर्धन स्वयं सहायता समूह है, जहां हमने ये देखा कि कैसे जो औपचारिक साख है उसका ही एक रूप जो स्वयं सहायता समूह है कैसे निर्धन महिलाओं के लिए वर्क कर रहा है, कैसे अनौपचारिक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद करता हूं इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए और मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।